नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं उद्धव ठाकरे की पोजीशन की। कल मैंने ये बताया था कि ये संभव है कि बीएमसी का चुनाव सामने खड़ा हुआ है और ये संभव है कि लोकसभा का चुनाव भी है और विधानसभा भी 2.5 साल चल चुकी है। तो अब जो कुछ उनका घड़ा खाली था वो उन्होंने भर लिया होगा। भर लिया ऐसा मतलब अब कुछ इस स्थिति में आ गए होंगे कि आगे बैंक बैलेंस ठीक हो गया होगा। तो अब समझ में कुछ ये भी आ सकता है कि बीएमसी अगर हाथ से चला गया, क्योंकि बीएमसी का चुनाव जब लड़ा जाएगा तो बीएमसी के चुनाव में निश्चित है कि कांग्रेस भी लड़ेगी और एनसीपी भी लड़ेगी। एनसीपी और कांग्रेस बीएमसी के चुनाव में उनसे हिस्सा भी मांगेगी और अगर तीनों मिलकर जिस रेशियो में उनके विधायक हैं और उसी रेशियो में अगर बीएमसी में हिस्सा मांग लिया दोनों ने, तो उद्धव के लिए तो बड़ी समस्या होने वाली है। और बीजेपी अपनी स्ट्रांग होल्डिंग पर है ही है। इसलिए उद्धव सरकार अगर इन दोनों के साथ बीएमसी का चुनाव लड़ती है तो पहले तो अपनी इमेज हिंदुत्व के मुद्दे से खो चुकी है, पालघर का प्रकरण की वजह से खो चुकी है। ऐसे बहुत सारे प्रकरण हो गए महाराष्ट्र में जब वो सेकुलर हो गए और वो जो सेकुलरिज्म उनके अंदर आ गया, तथाकथित सेकुलरिज्म, उसकी वजह से उन्होंने अपना बहुत बड़ा नुकसान ऑलरेडी कर रखा है। अब चुनाव भी मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा जाता था, चुनाव में भी बीजेपी और शिवसेना मिलकर लड़ते थे। तो एमसीडी किसी भी हालत में, चाहे उनकी पोजीशन अच्छी हो या खराब हो, एमसीडी तो हाथ से जाने वाली थी। क्यों? क्योंकि 3 पार्टी मिलकर चुनाव लड़ती, उसमें तीनों का हिस्सा लगता और बीजेपी का अपना अलग प्रभाव होता। तो बीजेपी जो स्थिति लेकर जाती है उसके बाद 1/4, अगर मैं 4 पार्टियां भी करूं तो 1/4 में बीएमसी में रहने वाले थे और कभी भी अब वो एनसीपी और कांग्रेस के अंडर में रहने वाले थे। इसलिए ये समझ में आया होगा निश्चित रूप से कि बीएमसी का चुनाव अगर हाथ से चला गया तो फिर उद्धव ठाकरे मातोश्री का महत्व तो बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा। और आगे ये भी निश्चित है कि आगे 2025 में जो चुनाव है उसमें सरकार भी बनने वाली नहीं है और बनेगी भी तो कैसी बनेगी ये सोचकर दिल दहलता होगा उनका। तो मैंने कहा था कि ये संभव है कि बीएमसी के चुनाव के लिए अपने ही लोगों को तैयार करके ये सारा खेल खेला जा रहा हो और ये मैच फिक्सिंग हो। अब अगर मैच फिक्सिंग नहीं है तो मैं जो कह रहा था वो 30-32 विधायकों को लेकर गए थे। पहले तो कहते हैं 18 विधायकों को लेकर वो सूरत गए थे, फिर धीरे धीरे 1-1, 2-2 करके 3-3 करके जाने लगे और सरकार में हैं उद्धव ठाकरे। तो सरकार में होते हुए किस प्रकार से वहाँ से लोग निकल कर चले गए, सूरत कैसे पहुँचे, सूरत से गुवाहाटी कैसे पहुँचे और ब्ला ब्ला ब्ला। अब इसमें 2-3 प्रश्न बहुत गंभीर हैं। संजय राउत कह रहे हैं कि आप आइए यहाँ बात करिए, वीडियो रिकॉर्डिंग मत भेजिए वहाँ से। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि आप आइए, मुझसे एक विधायक ने भी कहा होता कि सत्ता छोड़ दो तो मैं छोड़ देता और इसीलिए मैं वर्षा छोड़ रहा हूँ। उन्होंने भावुक स्टेटमेंट दिया। कुछ शिव सैनिक हो सकता है उनके अपने ही पालतू हों, घनिष्ठ हों, जिनसे उन्होंने ये सब कुछ प्रदर्शन करवाने शुरू कर दिए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कितनी भी खत्म हो जाए, परिवार कितने भी टूट जाएं या पॉलिटिकल पार्टी टूट जाए, तो पॉलिटिकल पार्टी टूटने पर सबके अपने खास व्यक्ति होते हैं और लोगों को अपॉर्चुनिटी भी दिखती है कि किसके साथ अपॉर्चुनिटी है। तो ऐसे लोग दोनों के खेमों के साथ चले जाते हैं, एक दूसरे को गाली गुली देना भी शुरू कर देते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि मुंबई में क्यों आना? उद्धव ठाकरे तो किसी से पर्सनली मिल नहीं रहे। उद्धव जी तो उनको चूंकि कोविड हो गया है तो वो तो ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस ही कर रहे हैं, तो फिर उद्धव ठाकरे कैसे मिलेंगे उनको? इसलिए वो अगर चाहें तो जो वो कह रहे हैं कि आमने सामने बात करो, तो फिर वो तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जूम मीटिंग, गूगल मीट, पता नहीं क्या क्या ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, जैसे वो उन्होंने अभी ऑनलाइन कुछ कहा है कल। तो ये तो किया जा सकता है, आमने सामने ही माना जाता है। जब हम लोग मीटिंग करते हैं, मोदी जी ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं, योगी जी ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं, विश्व के जब बड़ी कॉन्फ्रेंसेस संसार की ऑनलाइन हो सकती हैं, संसार के राष्ट्राध्यक्ष ऑनलाइन कर सकते हैं, तो उद्धव ठाकरे ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन करने की इच्छा होगी तब ना। दूसरी बात ये भी है कि हमें बात करनी है, मुंबई आओ। अरे भाई, आपको बात करनी है को क्या गुवाहाटी जाने से मना किया है आदित्य ठाकरे को? क्या आदित्य ठाकरे बात कर सकते हैं? अगर आपको लगता है आदित्य ठाकरे को बात करनी चाहिए, संजय राउत बात कर सकते हैं, आपको लगता है कि और कोई बात कर सकता है, या आपको लगता है आप स्वयं बात कर सकते हैं, तो आप एक चार्टर्ड प्लेन लेकर सैनिटाइज करवाइए अच्छे से और गुवाहाटी खुद चले जाइए। गुवाहाटी जाकर उस होटल में पहुंच जाइए और बात करिए।
आपको बात करनी है अगर तो। लेकिन आप मुंबई बुलाना चाहते हैं तो उसके दो तीन कारण हो सकते हैं। एक कारण ये हो सकता है कि आप सत्ता में हैं और महाराष्ट्र में आज तक सत्ता का जैसा दुरुपयोग हुआ वैसा कहीं संसार में, हिंदुस्तान में तो नहीं एटलीस्ट दिखता कि वैसा दुरुपयोग होता हो। सत्ता में जो होता है वो किसके घर तोड़वा दे, किसके खिलाफ मुकदमे करवा दे, किसको उठवा ले, यहाँ तक कि परमवीर का हिसाब लगा सकते हैं। अभी रश्मि शुक्ला के पीछे जो डीजीपी थी उनके पीछे क्या क्या लगा सकते हैं। तो ये संभव है कि जब आप ये कहते हैं कि यहाँ आकर बात करो तो फिर आप वहाँ बुलाकर उनके खिलाफ क्या 3rd डिग्री टॉर्चर करेंगे, इससे भी डर लग सकता है अगर हकीकत है कोई बात तो। दूसरी बात कि आप महागठबंधन गठबंधन में आप 2.5 साल से हैं, आप एक स्पीकर नहीं चुन पाए। आपके अंदर सहमति अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी है कि आप एक स्पीकर नहीं चुन पाए तीनों की अंडरस्टैंडिंग से, तो फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग को क्या माना जाए। चौथी बात इसमें यह भी आती है कि जब आप ये कहते हैं कि नहीं भाई हम तो लोगों के लिए काम करते हैं, तो क्या मुख्यमंत्री के कार्यालय जाने से किसी ने रोका है? मुख्यमंत्री कार्यालय जाने से अच्छा काम नहीं होगा क्या? मंत्रियों से भेंट करने से अच्छा काम नहीं होता क्या? आपके विधायकों से मिलने से अच्छा काम नहीं होता क्या? विधायकों की बात सुनने से क्या उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं होता? जब आपका विधायक चुना हुआ है, आपके रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर हैं, तो आपके पास समस्याएं बताएगा कौन? आप समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे? एनसीपी वाले बताएंगे क्या? कांग्रेस वाले बताएंगे क्या? जब आप अपने विधायकों से मिलने को तैयार नहीं हैं, जब आप अपने मंत्रियों से मिलने को तैयार नहीं हैं और मुख्यमंत्री कार्यालय जाते नहीं हैं, मातोश्री में लोग 4-4 5-5 घंटे खड़े रहते हैं, आप उनसे मिलते नहीं हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास जनता का रिप्रेजेंटेशन, ऐसी कौन सी आपके पास छड़ी बूटी है, संजय की तरह दृष्टि है कि आपके पास पूरी सूचना जनता की आ जाती है, भाई जनता क्या चाहती है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आदित्य ठाकरे ने बताया कि साहब उद्धव साहब का बहुत अच्छा काम है, उस काम के आधार पर ब्ला ब्ला ब्ला। तो आपका काम मैं तो नहीं समझता, अगर मैं मंत्रिपरिषद में हूँ या मैं किसी सत्ता में आ जाऊँ, मैं स्वयं की बात कर रहा हूँ, मैं अगर मुख्यमंत्री होता तो मुझे इनपुट्स चाहिए होता है कि भाई काम करें कैसे, क्योंकि जो बनी बनाई सत्ता है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, वो तो अपने हिसाब से चलती है। जो आईएएस लॉबी जिसको आप कहते हैं वो अपने हिसाब से चलती है, सरकारी मशीनरी अपने हिसाब से चलती है। सरकारी मशीनरी किसी की सगी नहीं होती, सरकारी मशीनरी से आपको काम करवाना पड़ता है, क्योंकि वो सब एम्प्लॉई हैं, वो सब नौकरी कर रहे हैं, और नौकरी करने वाले अपने दिमाग नहीं लगाते। नौकरी करने वाला सुबह आता शाम को जाना चाहता है। अब परिवर्तन के लिए तो सरकार बनती है, नेतृत्व करने के लिए सरकार बनती है। सरकार जैसा कहेगी वैसी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, प्रशासनिक मशीनरी आपका काम करना शुरू कर देता है, सिस्टम आपकी मदद करना शुरू कर देता है, या सिस्टम को आप अपने मातहत कर लेते हैं। तो जब आप जनता से इनपुट लेते ही नहीं है, अपने विधायकों से इनपुट नहीं लेते, तो कैसे आप जनता की मनोभावना पहचानते होंगे और काम करते होंगे? अब एनसीपी के थ्रू लेते होंगे, कांग्रेस के थ्रू लेते होंगे, तो फिर आप समझ सकते हैं कि वो सूडो सेक्युलरिज्म कितना हावी हो चुका होगा। और आप तो ये देख ही रहे होंगे कि किस प्रकार से महाराष्ट्र में सूडो सेक्युलरिज्म की वजह से समस्याएं आ रही हैं। पालघर की घटनाएं, पालघर जैसी घटनाएं आपके सामने उसका इलास्ट्रेशन है। तो एक बात ये आ गई। दूसरी बात ये आती है कि आपके डिप्टी स्पीकर ने जो पत्र लिखा शिंदे गुट ने, उस पत्र के बारे में सिग्नेचर वेरीफाई करने से मना कर दिया, और मुझे डाउट है कि ये सिग्नेचर उनके ओरिजिनल हैं कि नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि आप अपने सामने उनको बुलाना चाहते हैं कि भाई आइए और सिग्नेचर करिए। मैं शिंदे गुट को ये बताना चाहता हूँ कि आप उसका दूसरा काम कर सकते हैं। आप वहाँ पर ही गुवाहाटी में ही वहाँ जाकर किसी नोटरी के पास जाइए और नोटरी से सिग्नेचर वेरीफाई करवा दीजिए, और ये जो पत्र आपने भेजा है विधानसभा के स्पीकर को, डिप्टी स्पीकर को, वो पत्र दोबारा लिखिए और उसको नोटरी वेरीफाइड करवा दीजिए और नोटरी वेरीफाइड करवा कर भेज दीजिए। नोटरी वेरीफाइड कोई भी पत्र होता है उस पर सिग्नेचर को आप क्लेम नहीं कर सकते। तो एक काम तो ये हो सकता है। दूसरी बात, मैंने आपसे कहा कि उद्धव ठाकरे स्वयं जा सकते हैं, आदित्य ठाकरे जा सकते हैं, संजय राउत जा सकते हैं, जाकर गुवाहाटी में बात कर लें। आपके ही तो लोग हैं। जब आप कहते हैं शिव सैनिक हैं, सारे अपने हैं, अपना ये है, अपना वो है, तो वहाँ जाकर बात कर सकते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं लीगैलिटी पर कि भाई आप, अगर आपकी पहले से मैच फिक्सिंग नहीं है, मैं मान कर चलता हूँ नहीं, तो फिर आपको ये सलाह किसी ने क्यों नहीं दी कि जब आपके पास 55 में से लगभग 50 या 48 की बात आप कर रहे हैं, आपके पास इतने विधायक हैं, मतलब 90% विधायक आपके पास हैं,
तो आप शिवसेना पर क्लेम क्यों नहीं करते कि शिवसेना का जो धनुष्बाण सिंबल है वो सिंबल हमारा है, वो सिंबल हमको दिया जाए, शिवसेना हमको मानी जाए। अब उसके लिए दो दो चीज़ों से आप मजबूत हैं। एक तो ये है कि शिंदे जी, मेरा कहने का मतलब एक नाथ शिंदे विधायक दल के नेता थे। विधायक दल का नेता तब तक बदला नहीं जा सकता जब तक विधायक दल की बैठक ना हो। तो अगर उद्धव ठाकरे ये कहते हैं कि विधायक दल का नेता बदल दीजिए, सदन बदल दीजिए, तो वो कर नहीं सकते क्योंकि उनके हाथ में वो नहीं है, मुख्यमंत्री के हाथ में नहीं, तो वो विधायक दल तय करता है। विधायक दल तो वहाँ गुवाहाटी में बैठा हुआ है। इसलिए आप नेता सदन आज भी हैं। उसके अतिरिक्त, ये तो बात मैंने कर दी कि सदन में क्या होगा, नेता सदन के अतिरिक्त अगर आप क्लेम करना चाहते हैं पूरी पार्टी पर, तो पूरी पार्टी का क्लेम विधानसभा के उपसभापति के पास नहीं होगा, राज्यपाल के पास नहीं होगा कि आप राज्यपाल से कह देंगे भाई असली शिवसेना हम हैं। राज्यपाल उसका निराकरण नहीं कर सकते। राज्यपाल तो सरकार कैसे गठन हो उसको बता सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टी रिकॉग्नाइज करने का काम ना ही विधानसभा अध्यक्ष का है और ना ही राज्यपाल का है। इसलिए राज्यपाल और डिप्टी स्पीकर भी कुछ नहीं कर सकते। उसका काम अगर कोई कर सकता है तो आप अखिलेश यादव बनाम मुलायम सिंह यादव के प्रकरण को याद करिए। अखिलेश यादव ने क्लेम कर दिया कि भाई असली समाजवादी पार्टी हम हैं, जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय मुलायम सिंह स्वयं थे। तो उन्होंने क्या किया था वो आपको करना पड़ेगा। पार्टी का सिंबल किसके पास रहे, असली अध्यक्ष किसको माना जाए, पार्टी किसकी मानी जाए। तो जो विधायक दल था उसकी एक मीटिंग बुलाई गई थी, कहीं भी बुला लीजिए, उसके लिए आपको महाराष्ट्र जाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए विधानसभा जाने की भी जरूरत नहीं है। तो विधायक दल की बैठक बुलाई गई, विधायक दल ने एक रेजोल्यूशन पास किया और रेजोल्यूशन में ये कहा गया कि भाई मैं अखिलेश यादव को अपना नेता मानते हैं, यानी कि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को अपना नेता मानती है। अखिलेश यादव वो सारे पत्र लेकर चुनाव आयोग के पास गए और चुनाव आयोग में उन्होंने क्लेम कर दिया। चुनाव आयोग ने दोनों पार्टियों को सम्मन करके बुला लिया। दोनों की बात सुनने के बाद चुनाव आयोग ने यह पाया, चूंकि अखिलेश यादव के साथ जो उनके विधायक हैं, जो उनके चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उसमें 90% उनके साथ हैं, इसलिए वो ही असली समाजवादी पार्टी है। जबकि मुलायम सिंह पार्टी के संस्थापक थे, मुलायम सिंह के नाम से ही पार्टी चलती थी, मुलायम सिंह के भाई शिवपाल भी मुलायम सिंह के साथ थे, लेकिन अखिलेश यादव उसमें जीत पाए थे और चुनाव आयोग ने अखिलेश यादव को ही सिंबल अलॉट कर दिया था और ये कहा था असली समाजवादी पार्टी आप हैं, आप ही क्लेम करेंगे। तो क्यों नहीं शिंदे ग्रुप, अगर मिला हुआ नहीं है तो क्यों नहीं शिंदे ग्रुप, विधायक दल उनके पास 38 लोग बैठे हुए हैं, 38 लोगों का एक रेजोल्यूशन पास करें आउट ऑफ 54, जो 55 उनके पास हैं, 55 में से 38 आपके पास है, 2/3 आपके पास हैं, आप उसका रेजोल्यूशन पास करिए और बताइए कि मैं एक नाथ, हाँ, वो सब कहें कि एक नाथ शिंदे को ही हम अपना मानते हैं और यही शिवसेना है, वो शिवसेना नहीं जो उद्धव ठाकरे चला रहे हैं। उद्धव ठाकरे उनके संरक्षक हो सकते हैं, उद्धव ठाकरे उनके अध्यक्ष हो सकते हैं, लेकिन आज की तारीख में हम नया अध्यक्ष चुनते हैं और नए अध्यक्ष के रूप में ब्ला 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 वो रेजोल्यूशन पास करके वो ले जाएं चुनाव आयोग के पास। चुनाव आयोग से क्लेम करें कि भाई हमको पार्टी सिंबल इस्तेमाल करने की परमिशन दी जाए, हम बीएमसी के चुनाव में भी इस पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़वाना चाहते हैं। ऐसा अगर हो जाता है, ऐसा होने पर जो मुख्यमंत्री बने बैठे हैं उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव अब स्वयं शिवसेना ला सकती है। शिवसेना मतलब जब वो चुनाव के पास से लौट कर आएगी और पार्टी सिंबल लेकर आएगी और ये कहेगी कि भाई असली शिवसेना हम हैं, तो शिवसेना कहेगी कि हम जो है वो उद्धव ठाकरे पर विश्वास नहीं रखते, अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे और सरकार गिर जाएगी। लेकिन हो सकता है कि शिवसेना, ये जो चिट्ठी पत्री की बात हो रही है कि हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते, हम इसको सिग्नेचर वेरीफाई नहीं करते, ये सब कुछ इसलिए चल रहा होगा कि किसी प्रकार से ये विधायक मुंबई में लैंड कर जाएं और मुंबई में फिर सरकार बनी हुई है, इसलिए आपस में सरकार के दबाव से हम कर ही लेंगे कुछ ना कुछ। दूसरी बात एक और है, वो ये है कि सामने वाला भी ये समझता है कि अगर हम मुंबई चले गए अभी तो पार्टी वार्टी तो जैसी होगी वैसी होगी, हमारी पार्टी जरूर जेलों के अंदर, थानों के अंदर कर दी जाएगी। तो वो उन्होंने ऑफर दे डाला पहले से कि भाई हम बात आपसे तभी करेंगे जब आप इस्तीफा दे दीजिए, मुख्यमंत्री मत रहिए। मुख्यमंत्री सरकार गिर जाएगी, फिर आप वो पुलिस का इस्तेमाल नहीं कर सकते, फिर आमने सामने बैठकर बात होगी। और हम आपसे बात करना चाहते हैं, हम उद्धव ठाकरे के संरक्षण से मना नहीं कर रहे, हम केवल महागठबंधन से पीछे हटना चाहते हैं।
तो वहाँ अखाड़ी अगाड़ी से पीछे हटने का मतलब है आप वहाँ से हट जाइए, एनसीपी कांग्रेस को छोड़ दीजिए और मूल विचारधारा में आ जाइए और आप उस भूमिका में आ जाइए जिसमें कि बाल ठाकरे हुआ करते थे। तो मुझे लगा कि ये जो लीगल बैटल है इसमें लड़ने की बजाय ये जो विधानसभा में लड़ने का प्रयास हो रहा है उससे अच्छा ये है कि आप वहाँ चले जाइए। मुझे लगता है कि आप सभी लोग जो लोग भी इस लेक्चर को सुन रहे होंगे, संवैधानिक प्रक्रिया को सुन रहे होंगे, वो लोग इसको इतना शेयर कर देंगे कि इन विधायकों के पास वो ये जो स्टेटमेंट है कि इनको हो सकता है इनको आइडिया ना आ रहा हो कि क्या करें, तो चुनाव के पास कैसे जाएं, ये उनके पास पहुंचेगा तो चुनाव के पास जाएंगे। चुनाव आयोग में ये तय होगा कि वाकई में शिवसेना कौन सी है, शिवसेना को दर्जा मिले, किसको शिवसेना का दर्जा मिले और नई पार्टी कौन बनाएगा। एक बात और इसमें फंस रही है, वो ये फंस रही है कि अगर 2/3 विधायक भी आपके पास हैं तो या तो आप नई पार्टी बनाइए, शिवसेना छोड़ दीजिए, शिवसेना का मोह छोड़ दीजिए, आप नई पार्टी बना लीजिए। नई पार्टी आपको जाकर फिर चुनाव के पास जाना पड़ेगा और आपको कहना पड़ेगा हम 2/3 बहुमत के हैं, हमें नई पार्टी का दर्जा दिया जाए। या फिर आप किसी दूसरे दल में विलय कर ले जाइए 2/3 तोड़कर। तो दूसरे दल में विलय करने जाने का मतलब है केवल आपके पास बीजेपी ऑप्शन है। बीजेपी के साथ अगर चले जाएंगे तो उद्धव ठाकरे निश्चित रूप से शिवसेना का सिंबल लिए रहेंगे और शिवसेना का अगर सिंबल लिए रहेंगे तो वो जीवंत हो जाएंगे, दोबारा कभी न कभी उभर कर आ ही जाएंगे। इसलिए आप अगर वाकई में उद्धव ठाकरे के बारे में आपका विचार ये है कि उद्धव ठाकरे सूडो सेकुलर हो गए हैं, ये बाला साहब की विचारधारा को भूल चुके हैं और लालच लोभवश ये किसी भी हद तक गिर चुके हैं, तो आप शिवसेना पर क्लेम करिए और शिवसेना का क्लेम जो जाएगा वो वहाँ नहीं जाएगा, शिवसेना का क्लेम चुनाव आयोग के पास जाएगा, वहाँ जाकर आप क्लेम करिए और उसके बाद माननीय राज्यपाल से मिलिए, राज्यपाल से कहिए कि भाई हम शिवसेना हैं और हम उद्धव ठाकरे के सपोर्ट वापस लेते हैं। राज्यपाल फ्लोर टेस्ट के लिए बोलेंगे, फ्लोर टेस्ट में आप जाकर वहाँ सीधा सीधा, चूंकि आप शिवसेना होंगे इसलिए फ्लोर टेस्ट आप गिरा ही देंगे। लेकिन उससे पहले महामहिम राज्यपाल वो उसकी मुख्यमंत्री की शक्तियों को कैसे विलित करेंगे ये देखना पड़ेगा, क्योंकि ये सब कुछ तब तक ये दबाव है जब तक सत्ता उनके हाथ में है, जब तक फोर्स उनके हाथ में है। और ये महागठबंधन गठबंधन के जो पार्टनर्स हैं, कांग्रेस हो गई या एनसीपी हो गई या खुद उद्धव ठाकरे हो गई, किसी भी हद तक जा सकते हैं बचाने के लिए अपने आप को, अगर ये वाकई में लड़ाई है। अदरवाइज अगर ये प्रक्रियाएं नहीं हो रही हैं तो मैं आपको फिर से आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि ये बीएमसी के चुनाव सामने खड़ा हुआ है। बीएमसी के चुनाव में कैसे बचा जाए, महागठबंधन गठबंधन से कैसे बाहर निकला जाए और उससे निकलकर बीजेपी के नज़दीक, बीजेपी की पार्टनरशिप में कैसे बीएमसी का चुनाव लड़ा जाए, उसकी सब कवायद चल रही है। एक आध दिन में वो सेटल हो ही जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।